बीएससी पार्ट थर्ड। गुड मॉर्निंग। स्पेक्ट्रोस्कोपी को कंटिन्यू करते हुए आज बता रहे हैं बैंड स्पेक्ट्रा के कितने प्रकार होते हैं। बैंड स्पेक्ट्रा का वर्गीकरण। पहला होता है घूर्णन स्पेक्ट्रा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा। अणु के घूर्णन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण के लिए सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी कम ऊर्जा भी अणु में घूर्णन प्रदान कर सकती है। घूर्णन स्पेक्ट्रम सूक्ष्म तरंगों माइक्रोवेव क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए इसे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। इसमें बैंड स्पेक्ट्रम नहीं आते, रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। इसका सिलेक्शन रूल है डेल्टा जे रोटेशनल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू ±1। दूसरा है आपका कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम। कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम में घूर्णन स्पेक्ट्रम से थोड़ी ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा होती है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब अधिक ऊर्जा लेते हैं तो कंपन के साथ साथ घूर्णन भी होता है, इसलिए इसको हम कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। कंपन स्तरों में संक्रमण के साथ साथ घूर्णन संक्रमण भी होते हैं, अतः कंपन स्पेक्ट्रम कभी भी शुद्ध नहीं होते, इसलिए इस प्रकार के संक्रमण से प्राप्त स्पेक्ट्रम बैंड स्पेक्ट्रम होते हैं। इन्हें कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम कहते हैं। यह ऊर्जा अवरक्त क्षेत्र से अवशोषित करते हैं, इसलिए इसे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। इसका सिलेक्शन रूल है डेल्टा वी वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू ±1। इसका तीसरा प्रकार है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। इसमें सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि अणु को अधिक ऊर्जा 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से उत्तेजित किया जाए तो इलेक्ट्रॉनीय संक्रमण होते हैं। इससे प्राप्त स्पेक्ट्रम को हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के साथ साथ कंपन तथा घूर्णन संक्रमण भी हो जाते हैं, अतः इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम एक जटिल स्पेक्ट्रम के रूप में प्राप्त होते हैं। इसे पराबैंगनी तथा दृश्य प्रकाश में देखा जा सकता है, इसलिए इसको हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। इसके लिए सिलेक्शन रूल है डेल्टा एन इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डेल्टा एन इज इक्वल टू ±1। इसी के साथ होता है डेल्टा वी +-1 तथा इसमें घूर्णन रोटेशन भी होता है, इसलिए डेल्टा जे इज इक्वल टू +-1। ये 3 प्रकार के स्पेक्ट्रम है। पहला कहलाता है घूर्णन स्पेक्ट्रा माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरा कंपन स्पेक्ट्रम जो शुद्ध नहीं होते, कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम होते हैं, इन्हें कहते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। और लास्ट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, जो कि कंपन घूर्णन और इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के साथ होते हैं। इसको हम कहते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऊर्जा आपको बताई थी, एक में 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक में 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक में 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है स्वतंत्रता की कोटि या डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक परमाणु को कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं आप जानते हो। 3 दिशाएं होती हैं, XYZ, 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, तो 3 मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। तो अब स्वतंत्रता की कोटि को आपको पढ़ा रहे हैं। किसी कण की संपूर्ण स्थिति निर्धारण करने के लिए आवश्यक स्वतंत्र कोटियां या निर्देशांकों की संख्या को उस कण की स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। पहला केस है एक कण जो सीधी रेखा में चलता है, तो कण की स्वतंत्रता की कोटि 1 होगी। यदि वो x दिशा में चल रहा है और x में ही वापस लौट रहा है तो स्वतंत्रता की कोटि 1 होगी। यदि कोई कण तल में है तो उसके पास 2 अक्षें x तथा y की आवश्यकता होगी, अतः उस कण की स्वतंत्रता की कोटि 2 होगी। और यदि कोई कण त्रिविम में घूमता है तो स्वतंत्रता की कोटि XYZ 3 होगी। अब गैस के अणु जिसमें n परमाणु हैं कि कुल स्वतंत्रता की कोटि 3n होती है। घूर्णन स्वतंत्रता की कोटि पहले बताते हैं घूर्णन स्वतंत्रता की, और 3 तो सबके लिए होती है जो कि स्थानांतरण गति को प्रदर्शित करते हैं। घूर्णन स्वतंत्रता की कोटि, यदि अणु अपने
तीनों अक्ष पर घूर्णन करता है, एक्स पे भी, वाई पे भी, जेड पे भी, तो स्वतंत्रता की कोटि 3n है। यदि अणु के परमाणु एक रेखा में अर्थात रेखीय अणु है तो उसकी स्वतंत्रता की कोटि का मान 2 होगा। किसी द्विपरमाणु अथवा रेखीय अणु जो x तथा y अक्ष के लंबवत अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करता है तो स्वतंत्रता की कोटि का मान 2 होगा। किसी द्विपरमाणु अणु में यदि किसी त्रिपरमाणुक अणु में x, y, z में घूर्णन होता है अतः अरेखीय अणु में घूर्णन स्वतंत्रता की कोटि 3 होती है। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो मान होता है वो 2 और 3 दो ही होते हैं। 2 होते हैं यदि अणु रेखीय और सीधी रेखा में x और y दो रेखाओं में काम कर रहा है या चल रहा है, और अगर अरेखीय और 3 डायरेक्शन में चल रहा है, x, y, z में घूर्णन कर रहा है तो उसकी स्वतंत्र कोटियों की संख्या 3 होगी। कंपन स्वतंत्रता की कोटि किसी द्विपरमाणु अथवा n परमाणु वाले रेखीय अणु के लिए कंपन स्वतंत्रता की कोटि 3n - 5 n परमाणु सबसे रखने वाले अरेखीय अणुओं के लिए कंपन स्वतंत्रता की कोटि का मान होता है 3n - 6। किसी n परमाणु के 3n - 5 इसलिए होता है 3n - 2 और -1, तो 3n - 2 -3 और -2, तो ये हो जाता है 3n - 5, और अरेखीय अणु में होता है 3n -3 और -3, तो ये हो जाता है -6। अब आपको उदाहरण दे रहे हैं हीलियम, नियोन, आर्गन। ये क्या है, एक परमाणु अणु है जो गैस हैं, इसमें केवल स्थानांतरण गति होती है अतः इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है वो 3n होगी। इनमें सिर्फ ट्रांसलेशनल की होती है जो कि 3 के बराबर होती है, n का मान 1 है। अतः हाइड्रोजन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम FTR = 3 × 1 3। एक परमाणु अणु में कंपन व घूर्णन गति नहीं होती, इसमें सिर्फ 3 जो होती है स्वतंत्रता कोटि की संख्या वो होती है स्थानांतरण के लिए, तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3। अब हम द्विपरमाणु अणु H2O Cl2 की बात करते हैं तो इसमें n का मान है 2, क्योंकि 2 परमाणुओं से बना है, तो कुल स्वतंत्रता की कोटि हो जाती है 3 दूनी 6। 6 में से ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसे FTR लिखा हुआ है ये होता है 3, क्योंकि 3 स्वतंत्रता की कोटि होती है ट्रांसलेशन के लिए। अणु x में भी जा सकता है, y में भी जा सकता है और z में भी जा सकता है। रोटेशनल की जो होगी इसकी, क्योंकि ये रेखीय अणु है सीधी लाइन में, तो इसमें रोटेशनल की सिर्फ 2 ही होंगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम x और y। और वाइब्रेशनल में कितनी होगी 3n, चूंकि ये रेखीय है तो इसमें सूत्र लगेगा हमारा 3n - 5 का, तो वाइब्रेशनल है 3n माइनस इसमें सूत्र लिखा हुआ है -f ट्रांसलेशनल -f रोटेशनल, तो 3 × 2, क्योंकि द्विपरमाणु के 6 तो ये हो गया, ट्रांसलेशनल की 3, रोटेशनल की 2, तो ये टोटल हो जाता है 3n - 5 से 6 में से 5 गए 1, तो इनका वाइब्रेशनल की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 1 है। अब रेखीय त्रिपरमाणु कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल लेते हैं तो इसमें कुल स्वतंत्रता की कोटि होती है 3n, तो 3 × 3 9 हो जाएंगी कुल। 9 में से ट्रांसलेशनल 3 होती हैं, रोटेशनल चूंकि ये रेखीय है तो इसकी 2 ही होती हैं। अब वाइब्रेशनल क्या होगी, रेखीय है तो 3n - 5 करके आप देखिए, तो 3n - 5 से 9 - 5 करोगे तो अपने आप ही 4 आ जाएगी। और हमने इस तरीके से भी लिखा हुआ है 3n - f ट्रांसलेशनल -f रोटेशनल, तो 3 × 3 तो 9 हो गया, ट्रांसलेशनल की 3, रोटेशनल की 2, तो टोटल हो जाती है 9 में से 5 गए 4। अब इसी का उदाहरण है त्रिपरमाणु का H2O। ये अरेखीय है तो इसमें अलग हो जाएंगी डिग्री ऑफ फ्रीडम। कुल स्वतंत्रता की कोटियां तो 9 ही रहेंगी, क्योंकि 3 है इसमें परमाणु, तो 3 × 3 = 9। अब ट्रांसलेशनल की 3 होती हैं, अरेखीय में हमने आपको बताया रोटेशनल की 3 होती हैं, तो 3 हो जाएंगी, तो इसमें सूत्र जो लगेगा वो 3n - 6 का सूत्र लगेगा। तो F वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ कंपन
की स्वतंत्रता की कोटियाँ बराबर होती हैं 3n माइनस एफ ट्रांसलेशनल माइनस एफ रोटेशनल। तो ये हो जाता है 3n माइनस 6। तो 3n का 3 3 9, 9 में से 6 गए 3। हमने इस तरीके से भी लिखा हुआ है 3 इंटू 3 माइनस 3 और माइनस 3 रोटेशनल, तो टोटल 9 माइनस 6 3। अब फॉर्मेल्डिहाइड का लेते हैं। इसमें 4 हैं, 1 2 3 4 अणु हैं, 4 परमाणु हैं। ये अरेखीय है। अरेखीय है तो कंपन की जो होंगी वो 3n माइनस 6 का सूत्र लगेगा। तो इसमें कुल स्वतंत्रता की कोटि है 3n, तो 3 को 4 से गुणा करने पे 12 आती हैं। 12 में आप जानते हो ट्रांसलेशनल की 3 होती हैं। अब अरेखीय है तो रोटेशनल 3 होगा, है ना। अगर रेखीय होता है तो रोटेशनल 2 होते हैं। तो यहाँ पे चूंकि अरेखीय है तो ट्रांसलेशनल की 3, रोटेशनल की 3। अब वाइब्रेशनल की कितनी होंगी, 3n माइनस 6 करेंगे तो 4 3 12 में से 6 माइनस करोगे तो इसमें से 6 होंगी इसकी कंपन की स्वतंत्र कोटियों की संख्या। इसी प्रकार हमने लिखा है Sc ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन C2H2 का सूत्र। इसमें कितनी होंगी, इसमें 4 ही हैं। तो 3n से 3 चौक 12, ट्रांसलेशनल की 3 है। चूंकि ये रेखीय है तो इसमें रोटेशनल अब कितनी होंगी, सिर्फ 2 होंगी। तो वाइब्रेशनल में कौन सा सूत्र लगेगा, 3n माइनस 5। तो 3 चौक 12, 12 में से 5 गए तो बचेंगी 7। थैंक यू।